देश से नक्सलवाद आखिरी सांसें गिन रहा है। लाल आतंक सिमट चुका है। 6 सरेंडर हो गए, 3 मारे गए, एक भी नहीं बचा है। तो उनकी पोलिट ब्यूरो मेंबर और सीएमसी ये पूरा समाप्त हो चुका है। और हमने लक्ष्य किया था कि 31 मार्च को नक्सल मुक्त करेंगे। मैं पूरी व्यवस्था होने के बाद देश को भी सूचित करूंगा, मगर मैं ऐसा बोल सकता हूं, धड़ल्ले से बोल सकता हूं कि हम नक्सल मुक्त हो गए हैं। ऐसा कहने में कोई तकलीफ नहीं। लेकिन एक चेहरा आज भी अंधेरे में छिपा है। वो नक्सलवाद का सबसे बड़ा चेहरा है, जिसके नाम से पूरे देश में एक वक्त सिहरन सी दौड़ जाती थी, जिसने पर्दे के पीछे रहकर 15 राज्यों के 120 जिलों तक इस लाल सैलाब को फैला दिया। आज हम बात कर रहे हैं गणपति की। पूरा नाम मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति। भारत के जंगल में बंदूकों की गूंज अब लगभग बंद हो चुकी है। सीआरपीएफ के कैंपों में अब वैसी चिंता नहीं, राहत है। लेकिन गणपति आज भी गायब है। कोई नहीं जानता वो कहाँ है। क्या नेपाल की पहाड़ियों में है, या फिलीपींस के जंगलों में छिपा है, या थाईलैंड, कोई नहीं जानता, या भारत के ही किसी बीहड़ में छिपा है। किसी को पता नहीं कि गणपति की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ है। वो एक रहस्य बनी हुई है। लेकिन आपको गणपति के बारे में बताएं, वो कभी फील्ड में बंदूक लेकर नहीं लड़ता था। वो दिमाग था नक्सलवाद का। वो थिंक टैंक था। उसे कहें तो एमसीसी जो ये पूरा आंदोलन था, उसका आर्किटेक्ट था। और आज हम उसी की पूरी कहानी आपको सुनाएंगे। कैसे एक छोटे से तेलंगाना के गांव के स्कूल का टीचर माओवादी आंदोलन का बड़ा चेहरा बना, एक महासचिव बना और एक पूरे राष्ट्र के लिए चुनौती बनकर खड़े हो गए। ये कहानी है उस गणपति की। ये कहानी है विचारों की ताकत की। लेकिन ये चेतावनी भी है कि गलत विचार कितने खतरनाक हो सकते हैं जब वो हथियार के साथ जुड़ जाते हैं। तारीख 16 जून 1949। तेलंगाना का एक छोटा सा गांव वीरपुर, एक समृद्ध वेलमा किसान परिवार में जन्म लेता है एक बच्चा। नाम रखा जाता है मुपल्ला लक्ष्मण राव। आसमान में उस वक्त बादल छाए थे। खेतों में हरे भरे धान उस समय लहरा रहे थे। वो सीजन था। लेकिन उस बच्चे के मन में बीज बोया जा रहा होता है एक ऐसी विचारधारा का जो आगे चलकर पूरे भारत को हिलाने वाला था। अप्रैल 2026 की बात है। आज का समय जब नक्सलवाद अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है, जब 15 राज्यों के 120 जिलों में फैला वो लाल सैलाब सूख चुका है और सिमट चुका है, तब हम उन चेहरों की बात आपको बता रहे हैं जिन्होंने इस आंदोलन को ना सिर्फ जन्म दिया, बल्कि सींचा, पाला और एक पूरे राष्ट्र के लिए बड़ी चुनौती बना। और उसी में से ये नाम है गणपति, आज जिसकी आपको मैं कहानी सुना रहा हूं। वेलमा समुदाय जो तेलंगाना में समृद्ध माना जाता था, लेकिन 1940 और 50 के दशक का तेलंगाना सिर्फ खेतों का नहीं था, बल्कि वो आंदोलन का इलाका था। तेलंगाना किसान सशस्त्र संघर्ष की यादें अभी ताजा थी। 1946 से 51 का वो महान किसान विद्रोह, जहां कम्युनिस्ट पार्टी ने निजाम के खिलाफ हथियार उठाए। हालांकि लक्ष्मण राव उस वक्त बच्चे थे, लेकिन घर की बातचीत, गांव के बुजुर्गों की कहानियां और स्कूल में पढ़ाई ने उन्हें वामपंथी विचारों से जोड़ दिया। स्कूली शिक्षा जगतियाल जहां गांव था वहीं पूरी की, और फिर करीमनगर के SRR कॉलेज से साइंस की डिग्री हासिल की। सोचिए, वो साइंस पढ़ने गया था कॉलेज में बैठने। पढ़ाई के दौरान ही वो छात्र राजनीति में सक्रिय हो गए। और 1960 के दशक के अंत में भारत भर में नक्सलबाड़ी आंदोलन की लहर उठ रही थी। 1967 में पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में किसानों ने जमींदारों के खिलाफ बड़ा विद्रोह किया, और चारू मजुमदार, कनु सान्याल जैसे नेताओं ने इसे भारतीय क्रांति का वसंत बताया था। लक्ष्मण राव ने इस विचारधारा को अपना लिया। वो मानने लगे कि भारत में लोकतंत्र जो है एक तरह का दिखावा है। असल में सामंतवाद और पूंजीवादों की जड़ें इससे ज्यादा गहरी है। ये इनकी सोच थी। अब समझिए, वो शिक्षक से भूमिगत योद्धा कैसे बने। 1970 का दशक वरंगल से बीएड पूरा किया उन्होंने। करियर की शुरुआत एक साधारण स्कूल टीचर के रूप में हुई। करीमनगर जिले के एलिंगड और मेदिपल्ली स्कूल में विज्ञान पढ़ाने लगे। टीचर बन गया। छात्र उन्हें पसंद करते थे, उनकी पढ़ाई का तरीका।
लेकिन 1972 और 73 में जब वो वरंगल में बीएड की ट्रेनिंग कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात हुई नक्सल आंदोलन के उस वक्त के पितामहों से। मतलब उस समय के सबसे जो बड़े गॉडफादर माने जाते थे, कोंडापल्ली सीतारामैया और नन्ला आदि रेड्डी। ये वो लोग थे जिन्होंने आंध्र प्रदेश में पीपुल्स वॉर ग्रुप की नींव रखी थी। लक्ष्मण राव को लगा कि जैसे उन्हें नई दिशा मिल गई है। वो स्कूल की नौकरी छोड़कर पूरी तरह आंदोलन में कूद पड़े। 1970 के दशक के आखिर में वो अंडरग्राउंड हो गए। शुरुआत में छोटे छोटे दस्तों में काम किया, किसानों को जागरूक करना, जमींदारों के खिलाफ कार्रवाई और पुलिस स्टेशन पर हमले तक की योजना बनाई। पीडब्ल्यूजी यानी पीपल्स वॉर ग्रुप में उनकी तेजी से तरक्की हुई। वो सिर्फ एक फील्ड कमांडर नहीं थे, एक रणनीतिकार थे। 1980 के दशक में पीडब्ल्यूजी के केंद्रीय समिति के सदस्य बन गए और 1992 में पीडब्ल्यूजी के जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव थे। इस दौरान भारत बदल रहा था, ये बदलाव का दौर था। 91 के आर्थिक सुधारों ने पूंजीवाद को नई ऊंचाइयां दी, लेकिन ग्रामीण इलाकों में गरीबी, बेरोजगारी और आदिवासी किसान शोषण जस का तस यानी कहें तो बढ़ ही रहा था। और गणपति ने इसे साम्राज्यवादी लोकतंत्र विरोधी बताया। उन्होंने पीडब्ल्यूजी को संगठित किया, ट्रेनिंग कैंप बनाए, हथियारों की सप्लाई सुनिश्चित की, प्रचार सामग्री, सबसे बड़ा समझिए एजेंडा, प्रोपेगेंडा, इसके लिए पूरी तैयारी की। लेकिन उनका असली योगदान था वैचारिक। उन्होंने अर्बन पर्सपेक्टिव जैसे दस्तावेज तैयार किए, जिसमें शहरों में बौद्धिक वर्ग, छात्र, समझिए छात्र और मजदूरों को आंदोलन से जोड़ने की रणनीति बनाई थी। साल 2004 का वक्त था, माओवाद का एक नया अध्याय शुरू हुआ। सीपीआई माओवादी का गठन 2004 में हुआ। पीडब्ल्यूजी और एमसीसीआई, जिसे माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर ऑफ इंडिया कहते हैं, इन दोनों का विलय हो गया। 21 सितंबर 2004 को सीपीआई माओवादी का जन्म हुआ। गणपति इसके पहले महासचिव बने और अब आंदोलन सिर्फ आंध्र और तेलंगाना तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने 15 राज्यों, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश उस समय का, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम, इसे वहां तक फैला दिया। मतलब पैन इंडिया कर दिया इन्होंने। 120 जिलों में रेड कॉरिडोर बना दिया। गणपति ने संगठन को 3 स्तरों पर मजबूत किया: ग्रामीण गोरिल्ला युद्ध, शहरी में कैडर भर्ती और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क। वो कहते थे कि उनकी लड़ाई लंबी है, ये प्रोलॉन्ग पीपल्स वॉर है। और गणपति के नेतृत्व में माओवादियों ने बड़े बड़े हमले किए। कहते हैं जैसे 2010 का दंतेवाड़ा हमला हुआ, जिसमें 76 सीआरपीएफ के जवान हमारे शहीद हो गए थे। हाँ, हालांकि वो कहते हैं कि गणपति खुद कभी फ्रंट पर नहीं दिखे, पर्दे के पीछे बैठकर रणनीति बनाता था, दस्तावेज लिखते थे और उनके इंटरव्यू और लेख संगठनों के बाइबल बन गए थे। 2010 में एक ऐतिहासिक इंटरव्यू उनका सामने आया था। गणपति की सोच 2010 में स्वीडिश लेखक जॉन मेडाल ने उनका लंबा इंटरव्यू किया और उसमें गणपति ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र गरीबों के लिए नहीं है, हम राज्य की सत्ता को तोड़ना चाहते हैं, लेकिन जनता के साथ खड़े। और शायद गणपति की यही बात जो थी वो लोगों तक पहुंचती थी, उनके दिल को छूती थी। मैं यहाँ कोई गणपति का महिमामंडल नहीं कर रहा, लेकिन समझिए कि कैसे उसने इस आंदोलन को जमीन तक जोड़ा, लोगों तक जोड़ा, गांव तक ले गए। इसी गणपति ने आदिवासी अधिकारों, भूमि सुधार, महिला सशक्तिकरण और दलित आदिवासी एकता पर जोर दिया। हालांकि आलोचक कहते हैं कि यह सब हथियारों के सहारे हुआ था, यानी डर था। उन्होंने अर्बन पर्सपेक्टिव में शहरों में बम धमाके, रेलवे ट्रैक उड़ाने और बौद्धिक वर्ग, इंटेलेक्चुअल को भर्ती करने की बात की। साल 2018 आया, उन्होंने उसका इस्तीफा दिया। उम्र 69 साल हो चुकी थी, बुजुर्ग, स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और नवंबर 2018 में उन्होंने महासचिव पद से भी इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह नंबाला केशव राव और बसव राजू सामने आए। बसव राजू भी सबसे बड़ा नाम रहे, लेकिन गणपति संगठन के आइकॉन रहे, गाइड। उनके सिर पर अलग अलग राज्यों और केंद्र की एजेंसियों ने कुल 3.5 करोड़ रुपए से ज्यादा का इनाम घोषित कर रखा। महाराष्ट्र में तो अकेले 1 करोड़ का इनाम, और वो भारत के सबसे इनामी आंतरिक सुरक्षा खतरे में से एक चेहरा बन गए। हालांकि अभी हिडमा के बारे में आप जानते हैं, जिनका असर एनकाउंटर कर दिया गया था, उसके ऊपर भी करोड़ों का इनाम था। 2020 और 2026 के बीच सरेंडर की अफवाहें आई। स्थिति 2020 में जब पहली बार सरेंडर की खबरें आई, मीडिया ने लिखा कि गणपति थक चुका है, लेकिन सीपीआई माओवादी की केंद्रीय समिति ने इसे प्रचार बताया और खारिज कर दिया। फिर 2025 में बसव राजू की बस्तर ऑपरेशन में मौत की खबर आई। संगठन हेडलेस हो गया, संगठन कोई संभालने वाला नहीं था। 2026 में आग लग गई,
फरवरी मार्च में तेलंगाना पुलिस ने बड़ा अभियान चलाया। डीजीपी बी शिवधर रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना में सिर्फ 11 माओवादी बचे हैं, उनमें एक गणपति है और वो जंगल में नहीं है। उसकी खबर हुई कि वो शहर में छिप गया है। किसी ने कहा कि वो फिलीपींस चला गया। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने खुलकर अपील की कि सरेंडर करो, हम तुम्हारा इलाज करा देंगे और सम्मानजनक जीवन भी देंगे। गणपति के भाई रामचंद्र राव ने कहा, जो संदेश भेजा था कि उनका भाई अब हथियार छोड़ चुका है और लोकतंत्र में लड़ना चाहता है। हालांकि रिपोर्ट्स आई कि वो नेपाल भाग गया और उनका स्वास्थ्य खराब है। मार्च 2026 में 130 माओवादियों ने सरेंडर किया था। वो तस्वीरें सामने आई थी। 31 मार्च की डेडलाइन थी। गृह मंत्री ने कहा था कि 2026 तक भारत नक्सल मुक्त होगा। गणपति पर दबाव बढ़ा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि दिल्ली में वो SIB की सुरक्षा में है, लेकिन इसकी अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए गणपति कहाँ है, ये अभी भी रहस्य है। तेलंगाना पुलिस लगातार उनका पीछा कर रही है, लेकिन वो कहाँ है इसका पता नहीं। अब समझिए उसने वैचारिक विरासत के रूप में क्या छोड़ा। गणपति ने नक्सलवाद को सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि एक पूरी विचारधारा दी। उसके दस्तावेजों ने नई लोकतंत्र क्रांति की बात की। लेकिन आज जब हम देखते हैं कि 2026 में माओवादी आंदोलन लगभग खत्म हो चुका है, तो सवाल उठता है, क्या हथियारों से कोई बदलाव आ पाया क्या इतने सालों में? हजारों युवा मारे गए, हजारों हमारे सैकड़ों सैनिक हमारे शहीद हुए, हजारों परिवार बिखरे, विकास रुका। गणपति जैसे लोग याद दिलाते हैं कि शिक्षा, रोजगार और लोकतंत्र की ताकत से ही असली बदलाव आता है। इसलिए इतिहास कहता है कि गणपति की कहानी एक गांव के स्कूल टीचर से तो शुरू हुई और वो देश की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा के खतरे का आर्किटेक्ट पर खत्म हो गई। 50 साल तक अंडरग्राउंड जीवन जिया नक्सलवाद, लेकिन खत्म हो गए। लेकिन उनके जैसे चेहरे हमें याद दिलाते हैं कि विचार कितने शक्तिशाली होते हैं। अगर सही दिशा में यही लगता तो देश बन जाता, और गलत दिशा में लगा तो देखिए क्या होगा। क्या गणपति अब सरेंडर करेंगे? क्या नक्सलवाद की आखिरी किताब का आखिरी पन्ना यही लिखा जाएगा? इस समय बताएगा। लेकिन इतिहास इन चेहरों को कभी नहीं भूलेगा। तो ये थी गणपति की पूरी कहानी। एक थिंक टैंक जो कि नक्सलवाद आंदोलन का बड़ा जन्मदाता बना। हालांकि वो कहाँ है किसी को पता नहीं, लेकिन उम्मीद यही है कि भारत विकास के रास्ते पर चले और इन जगहों पर कोई अगला ऐसा गणपति पैदा होने की नौबत ना आए।